बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनमें बॉन्डिंग किस तरीके की होती है और उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहली चीज जो कार्बन के बारे में हम बताएं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। आपको बेटा पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। ये वैलेंस सेल हुआ। वैलेंस सेल में इसके जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब इसका अगर हम देखें कि कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट है, राइट, कार्बन का ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में इसका जो वैलेंस सेल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स हम देखें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक, 2s में। और p जो सब सेल है, p सब सेल में कितने होंगे? p सब सेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 और 2। ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट हो गया। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाता है, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल हो जाते हैं 4, राइट, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स हैं ये दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं, सपोज करो कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, राइट। कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड करता है और हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड करके मॉलिक्यूल हमारा बना रहा है CH4 यानी मीथेन, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा कि कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 1 हाइड्रोजन के 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। हाइड्रोजन के पास भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो ये जो है कार्बन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेगा और ये बॉन्ड बना लेगा, क्लियर। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर ओवरऑल बन गया, ये बन गया CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग। लेकिन यहां पे बेटा एक चीज आप देखेंगे, अगर हम बात करें एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ 2s की जो एनर्जी है उससे 2p की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो 2s से अगर 2p की एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब, अच्छा, ये जो p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, p के 3 ऑर्बिटल्स हम बोलते हैं 3-fold डीजनरेट, यानी p ऑर्बिटल्स जो p सबसेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे तो ये 3 बॉन्ड तो एक जैसे होंगे, लेकिन ये 2s और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो इनसे क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो यहां पर अगर एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो 2s और 2p की एनर्जी सेम तो नहीं होती। तो अगर इनकी एनर्जी सेम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि हमको यहां पर 2 टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं। एक कम एनर्जी वाला ये बॉन्ड दिख रहा है और ये 3 एक टाइप की एनर्जी वाले बॉन्ड दिख रहे हैं, क्लियर। लेकिन जो CH4 का स्ट्रक्चर होता है, CH4 में जो बेटे 4 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, ठीक, कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड होंगे। ये ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ठीक। तो कार्बन हाइड्रोजन के ये जो 4 बॉन्ड्स हैं ये आइडेंटिकल हैं,
जबकि 2s की एनर्जी के कंपैरिजन में 2p की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा क्यों? इस चीज को वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसे हम VBT बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। Valence bond theory is not able to explain why all the bonds of methane CH4 के कार्बन हाइड्रोजन के सभी बॉन्ड्स एक जैसे क्यों हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बेटा ये एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो फिर ये एक्सप्लेन कैसे हुआ? इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया और वो कॉन्सेप्ट क्या था? हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का बेटा हम यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन हम ओनली विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए पढ़ेंगे। क्लियर? बाकी केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे है वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे प्रॉब्लम क्या थी? यहां पर प्रॉब्लम थी कि ये जो p ऑर्बिटल्स थे इनकी एनर्जी तो सेम थी, लेकिन इसकी एनर्जी डिफरेंट थी। तो जो हमें बॉन्ड बनने चाहिए थे वो एक बॉन्ड एक तरीके का और ये 3 बॉन्ड एक तरीके के बनने चाहिए थे, लेकिन सब के सब बॉन्ड क्या है? इक्वल। तो प्रॉब्लम यही थी कि अनइक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स से इक्वल एनर्जी के इक्वल बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड्स कैसे बन गए। तो हम अगर कर दें कि इनके बीच एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करा दें और रीडिस्ट्रीब्यूट करा के सबकी एनर्जी बराबर कर दें, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन बेटा इसी चीज को बोला जाता है। क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी between B/W, between redistribution of energy between orbitals of slightly different energy in order to form orbitals of same energy is called hybridization। राइट? हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बेटे आपको बता दें। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, is equal to number of hybrid orbitals formed। मतलब क्या है? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, जैसे 1s और 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व अगर होंगे तो टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। राइट? और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे उन सभी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी बेटा? सेम होगी। और उन सभी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को नाम भी क्या देंगे? सेम देंगे। तो उनके
नाम क्या होंगे और उनका अरेंजमेंट क्या होगा, ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। राइट, देखिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं बेटे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट ये मोर डायरेक्शनल होते हैं और इनका ओरिएंटेशन जो होता है स्पेस में फिक्स होता है। ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, जिसके कारण ये स्पेसिफिक ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं और कंपाउंड को एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री प्रोवाइड करते हैं। देखिए बेटा, जैसे सपोज करो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। आपको ये बात पता है एस ऑर्बिटल कैसा है? स्फेरिकल शेप का। तो सपोज करिए कि एक एस और एक पी ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए, वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे तो इनके हाइब्रिडाइजेशन के बाद दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम नाम क्या देंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है बेटा। अब ये स्फेरिकल शेप का है, ये डंबल शेप का है, लेकिन ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये कैसे होंगे? देखो, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, वन और एक दूसरा भी एकदम एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा। मैं दोनों को अलग अलग बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक ही शेप के एग्जैक्टली होंगे, लेकिन ये जो है स्पेस में अरेंज्ड कैसे होंगे? दोनों आइडेंटिकल हैं, स्पेस में इनका अरेंजमेंट होगा। ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है बेटा लोब, ये P कैरेक्टर को इंडिकेट करता है और छोटा वाला लोब जो है वो S कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। तो दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल हैं इनका स्पेस में ओरिएंटेशन इस तरीके से होगा कि इनके बीच में रिपल्सन क्या हो? मिनिमम हो। तो इनका स्पेस में ओरिएंटेशन एक ऐसे होगा और दूसरा ऐसे, दूसरा जो है वो ऐसे होगा। राइट, और दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एंगल इनके बीच का कितना है? 180 डिग्री। और इनकी ज्योमेट्री क्या ये फॉलो कर रहे हैं? लीनियर ज्योमेट्री। राइट, ऐसे ही अगर एक s और दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, p ऑर्बिटल बेटा एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक p ऑर्बिटल मान लो ये है और दूसरा p ऑर्बिटल सपोज करो हमने ले लिया ये है। ठीक है, तो एक s और दो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक s और दो p ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे तो टोटल कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं? 3। ठीक है, तो इनके इन्वॉल्वमेंट के बाद 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे और उन तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। राइट, और ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे से 120 डिग्री पर अरेंज होंगे। एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल होगा बेटा वो कितना होगा? 120 डिग्री।
ये एंगल कितना है 120 डिग्री, राइट। और इनका जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो देखने से ही आपको लग रहा है कैसी ज्योमेट्री को ये फॉलो कर रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करें, अगर एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल बेटे टोटल जो है 3p ऑर्बिटल्स, एक s और 3p ऑर्बिटल्स अगर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो तो ये टोटल जो है 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, इन हर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है? और ये जो तीनों के तीनों चारों के चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इनका जो अरेंजमेंट होगा, आप इधर देख लो, इसका जो अरेंजमेंट होगा वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा। ये बेटा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा। और यहां पर क्या है, इनके बीच का जो एंगल होता है ना, सभी के बीच का, सबके बीच का जो एंगल होगा वो कैसा होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। और इस जो अरेंजमेंट है इसका, उसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या इनका अरेंजमेंट हो जाएगा, राइट। तो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज्ड होंगे। तो जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा उससे जो अटैच्ड मॉलिक्यूल्स होंगे वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्लियर है? ओके। अब यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो हाइब्रिडाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है ये सारे जगह अप्लीकेबल है, लेकिन अभी हम सिर्फ कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्लियर? ध्यान देना बेटा एक चीज, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें अगर कार्बन पर बनने वाले सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं, राइट, कार्बन पर बनने वाले सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कार्बन पर एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। अगर कार्बन पर 2 डबल बॉन्ड हैं, सपोज करो कार्बन है, इस पर दोनों साइड डबल बॉन्ड है, ठीक, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp। अगर कार्बन पर एक साइड ट्रिपल बॉन्ड और एक साइड सिंगल बॉन्ड है तो यहां भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब एक चीज आप समझिएगा जरा, ठीक है बेटे, जो पाई बॉन्ड बनता है ना, पाई बॉन्ड बनता है बाई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक, पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनेगा। तो अगर इस कंपाउंड में हम देखें कार्बन के तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब कार्बन के सारे जो बैलेंस सेल के ऑर्बिट्स हैं वो ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। यहां पर क्या है, एक पाई बॉन्ड बन गया तो एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो एक p को निकाल दीजिए तो कितना हो गया, sp2। यहां पर देखो कितने पाई बॉन्ड हैं, 1 और 2। जो डबल बॉन्ड होता है, डबल में एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 2।
पाई बॉन्ड अगर 2 है इसका मतलब 2p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में चला गया। s ऑर्बिटल तो वैसे भी पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है, क्लियर है? तो 2p चला गया तो कितना बचा बेटा? sp। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। उसी तरीके से यहां जरा देखो, कार्बन पर 2 पाई बॉन्ड यहां दिख रहे हैं, ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है, तो 2 पाई दिख रहा है, इसका मतलब 2 पाई ऑर्बिटल कौन बनाए, पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? p ऑर्बिटल बनाएंगे। तो 2p को निकाल दो तो बचा क्या? sp। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन के कंपाउंड्स में अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, और कार्बन पर दोनों साइड अगर डबल बॉन्ड है तो वो भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो CH4 की, मीथेन, ठीक है? तो इसमें बॉन्डिंग जरा हम देखें, मीथेन में बॉन्डिंग किस तरीके से है। यहां पर बेटा जो CH4 है, CH4 का तो वैसे भी हम जानते हैं CH4 में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है, और कार्बन से सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, ये तो सबको पता है। हमारा मेन पर्पज है यहां बॉन्डिंग को देखना इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम। क्लियर? कार्बन का बेटा यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। ये केमिकल बॉन्डिंग में जैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया गया है आप उस तरीके से निकाल लो, या अभी जो मैंने बताया आप उस तरीके से देखो कि कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो कैसा होगा? sp3 होगा, ठीक है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा हो गया sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उस पर कार्बन पर जो ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन होगा वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा बेटा? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ दी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑर्बिटल्स। तो ये जो है 4 ऑर्बिटल्स हैं किसके? कार्बन के। और कौन से ऑर्बिटल्स हैं? ये कार्बन के 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। तो ये हर एक ऑर्बिटल कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हर ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, राइट? और ये अब हाइड्रोजन के किस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। तो ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, राइट? ये हो गया बेटा हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग। क्लियर है? अब आप देखो, अगर हमसे यहां पूछा जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? क्लियर? यहां पर एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वैसे ही कार्बन का यहां 1 और हाइड्रोजन का 1, दोनों में कार्बन के 1 और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है? तो कार्बन के टोटल 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, बॉन्डिंग हो गई पूरी। यहां पर जब हम बात करेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, तो ये बेटा कौन सा ऑर्बिटल है? ये ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सा है? s, राइट? तो यहां पर हम बोलेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? ये बॉन्ड है sp3s सिग्मा बॉन्ड, राइट? तो कोई बेटा अगर आपसे पूछता है कि मीथेन में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हम बोलेंगे कि भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना? सिग्मा बॉन्ड जो होता है ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूं कि जैसे सपोज करो कि एक s ऑर्बिटल है अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, जब ओवरलैपिंग होती है तो s ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, ठीक है? तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये इस बॉन्ड को हम बोलेंगे s सिग्मा बॉन्ड,
राइट। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन में एक ही होता है 1s, और इस हाइड्रोजन में भी एक ही है 1s, तो दोनों का s है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और दोनों के बीच एक बॉन्डिंग हो गई, इसे हम क्या बोलेंगे, s s सिग्मा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन में जो है s s सिग्मा बॉन्ड हो गया, राइट। लेकिन इसी तरीके से बेटा जैसे मान लो कि आप HCl की बात करते हो, ठीक है, तो जब आप HCl की बात करते हो तो हाइड्रोजन का तो हो गया 1s1, तो यानी इस हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। लेकिन जब क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ये और p5 का मतलब हो गया, p5 का मतलब हुआ p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तो पेयर्ड हो जाएंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां है, क्लियर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां p5 में हो गया। तो ये जो p ऑर्बिटल है हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो दोनों का जो न्यूक्लियर एक्सिस है वो अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, दोनों का न्यूक्लियर एक्सिस एक ही लाइन पर है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो ये बॉन्डिंग होगा ना, इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे sp सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा, sp सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। सिग्मा बॉन्ड हमेशा ध्यान रखेंगे कैसे बनता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं, तो पाई बॉन्ड देखो, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच की बॉन्डिंग हो जाए, तो अभी हमने देखा कि क्लोरीन में यहाँ p ऑर्बिटल एक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, तो इसके जो दो p ऑर्बिटल होंगे, दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और दोनों p ऑर्बिटल के एक दूसरे से ओवरलैप करने से ये हो गया। तो अब यहां पर अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये जो क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, दोनों देखो अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, दोनों का न्यूक्लियर एक्सिस एक ही है, इसका न्यूक्लियर एक्सिस ये, इसका न्यूक्लियर ये, तो न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। और कौन सा सिग्मा बॉन्ड, p सिग्मा बॉन्ड। दोनों ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, p हो रहे हैं, क्लियर है। लेकिन अब यहीं पर अगर हम बात कर लें ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हो तो ऑक्सीजन में देखो होता क्या है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4 ये होता है बेटा। अब यहां पर क्या होगा कि यहां का जो p ऑर्बिटल है, इसके p ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो दोनों p ऑर्बिटल हैं, ये दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्लियर। तो अब एक हाइड्रोजन पर एक p ऑर्बिटल ऐसे हो गया, दूसरे पर भी एक p ऑर्बिटल ऐसे हो गया, इस पर एक p ऑर्बिटल ऐसे हो गया, और दूसरे का जो p ऑर्बिटल है, तो ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर गए। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई, ये ओवरलैपिंग कैसी है, अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस। तो जो ये ओवरलैपिंग है, इससे ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे p सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब आप देख रहे हो कि यहां जो ये वाला p ऑर्बिटल है और ये वाला p ऑर्बिटल है, इनके न्यूक्लियर एक्सिस बेटा एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल टू द न्यूक्लियर एक्सिस जो ओवरलैपिंग होती है, इनके बीच की जो ओवरलैपिंग होगी, इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, p पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑलवेज बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग पैरेलल टू द न्यूक्लियर एक्सिस, क्लियर। इसीलिए ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, इसमें एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस सिग्मा बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, p सिग्मा बॉन्ड। और एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है, तो इसे क्या बोलेंगे, p पाई बॉन्ड,
क्लियर? तो आई होप सो कि सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जरा यहां पर हम बात कर लें। हम बात कर रहे थे CH4 के स्ट्रक्चर की, तो CH4 के स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में टोटल हमारे 4 CH बॉन्ड थे, और ये सभी के सभी CH बॉन्ड जो हैं वो किस टाइप के हैं? ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा? sp3, और ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कौन सा? s। तो इनके बीच ओवरलैपिंग के कारण ये बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? sp3s सिग्मा बॉन्ड। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि CH4 में टोटल कितने बॉन्ड हैं, तो भाई बॉन्ड 4 हैं। कौन से बॉन्ड हैं? तो sp3s सिग्मा बॉन्ड। आप इसको sp3 सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर? ओके, अब इसके बाद बेटा दूसरा पार्ट इसका हम देखते हैं। देखिए, सपोज करिए हम CH3 यानी इथेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इथेन में क्या है बेटा कि इथेन का जो स्ट्रक्चर है ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? sp3। मतलब दोनों कार्बन कैसे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, अब देखो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को कार्बन ये है, तो इस पर जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये एक हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। हमने थोड़ा सा उसको ऐसे करके बना दिया। अब क्या है, ये आपके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए। दूसरे वाले कार्बन पर भी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। क्लियर? तो अब आप देखो कि यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। यानी कार्बन कार्बन के बीच का बेटा जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? sp3 सिग्मा बॉन्ड। राइट? अब हम बात करते हैं कि ये 3 ऑर्बिटल्स यहां और ये 3 ऑर्बिटल्स यहां, और ये ऑर्बिटल्स भी कैसे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे और ये बॉन्डिंग बन गई। राइट? तो यहां पर ये जो बॉन्डिंग होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड। और देखो कार्बन का ऑर्बिटल कौन सा है? sp3, और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कौन सा है? s। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो भी बॉन्ड हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो भी बॉन्ड हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? sp3s सिग्मा बॉन्ड। ठीक? तो बेटे हम देख रहे हैं कि जो इथेन का स्ट्रक्चर है, इथेन के स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो sp3 सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जितने भी बॉन्ड हैं, कितने हैं टोटल? 6। तो ये जो 6 बॉन्ड हैं, ये कौन से बॉन्ड हैं? sp3s सिग्मा बॉन्ड। किसके बीच का?
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के ये जो 6 बॉन्ड हैं, ये 6 बॉन्ड कैसे हैं? sp3s सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? तो ये जो है आपके स्ट्रक्चर्स हो गए उनसे रिलेटेड कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के। इसके आगे जो अगला मॉलिक्यूल हमारा होगा उसे भी हम देखेंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आएगा तो फिर ये किस तरह से अपनी ज्योमेट्री को चेंज करेंगे और उसमें ऑर्बिटल अरेंजमेंट कैसे होंगे, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।